very happy and very good morning. गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गुड मॉर्निंग सर। होमवर्क कर लिया HCV? और अगर HCV किसी के पास नहीं है, HCV 2 अगर नहीं है तो मुझसे मांग सकते हैं, मुझे मैसेज कर देना, आई विल गिव यू। HCV 2 अगर किसी के पास नहीं है तो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब बढ़िया, तबीयत वबीयत, पढ़ाई कितनी चल रही है? पढ़ाई कैसे चल रही है? अरे अभी तो माइक ऑन कर दो, अभी थोड़ी देर में ऑफ कर देना जब मैं बोलूंगा तब। हाँ, पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है। कितना घंटा पढ़ते हैं? तो 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं कम से कम? हाँ। इसके अलावा, क्लास के अलावा? हाँ। ओके, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। बाकी लोग, एक ही आवाज आ रही है मुझे, बाकी लोग क्या कर रहे हो? मूवी देख रहे हो घर पे, न्यूज चैनल चला रहे हो? बोलो। अरे घर पे क्या कर रहे हो भाई? 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे सो रहे हो? सर 24 में तो 16 घंटे तो सोने के होते हैं, 2-3 घंटे खाने के और बाकी कुछ टाइम बचता है तो आपकी क्लास में आ जाते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा किसी का? हाँ। किसका मैडी का चल रहा है क्या? नहीं। ओके, तो चलो यार, अब पढ़ लेते हैं, है ना। इस टाइम को है ना छुट्टी की तरह मत लेना कि भाई घर पे हैं तो छुट्टी मार रहे हैं, है ना। तो अपना टाइम जो है सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गर्मी के दिन है ना। ऐसा नहीं कि भाई अम्बा खाते हुए निकाल दिया कि छुट्टी है भाई साहब खाओ, निकालो छुट्टी को निकालो, फिर बाद में फिर पछतावा होगा, है ना। तो क्यों काम ऐसा करें जिसमें कि बाद में रिग्रेट हो, है ना। थोड़ा बैलेंस रखो, ऐसा नहीं है मस्ती नहीं करनी, मस्ती भी करो, लेकिन साथ में थोड़ी ये अपनी काम की चीजें वो भी कर लो तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा। अदरवाइज तो फिर अगर आपने सिर्फ एक ही चीज कर ली, है ना, सिर्फ मस्ती मस्ती कर ली तो भी दिक्कत है, और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर ली तब तो दिक्कत नहीं है लेकिन वो करोगे नहीं तुम। एक मिनट, अच्छा ये बताओ, कुछ खेलते वेलते हो तुम लोग घर पे अभी? नहीं। हाँ। क्या खेलते हो? लूडो खेलते। हाँ, क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है, ये तो चलो अच्छी बात है। बाहर जाना बंद है ना सर? हाँ, बाहर जाना बंद है सर? हाँ बाहर जाना बंद है ना यार, यही मैं भी सोच ही रहा था कि क्रिकेट कैसे खेल लेते हो तुम लोग। गेम खेल रहा था सर, वो वीडियो गेम खेल रहा था। अच्छा, थोड़ा फिजिकल करता रहा करो, कुछ है ना, कुछ एक्सरसाइज वेक्सरसाइज, भागा दौड़ी, पकड़म पकड़ाई खेल लिया करो थोड़ा सा ठीक है ना। नहीं तो आप फिर बताओ सर, वेट लिफ्टिंग आती ना? अच्छा, वेट लिफ्टिंग आती है तो वहां पर जब ये करोगे ना, थोड़ा फिजिकली रहो, मतलब पता लगे क्लास जब शुरू करी तो क्लास तक पहुंचने में तुम्हारी हालत खराब हो गई, है ना, ऐसा ना हो कि भाई सांस फूल गई तुम्हारी। तो मेक श्योर कि भाई थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा तो जो है खेलते रहे। और मैं वीडियो गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये पबजी फ्री फायर वाले लोग हैं, है ना, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। पबजी खेलते हो क्या सर? कभी कभी, बहुत कम। तो पॉइंट इज दैट कि थोड़ा फिजिकली कर लेना, है ना यार, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी। आवाज कम करूं? चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास पूरे जोश उत्साह उमंग के साथ में। तो कल जो है हम एक जगह पर रुक गए थे, और वो था हमारा, क्या था, कोलिजन्स, है ना, कोलिजन में रुक गए थे। अब देखिए कोलिजन में हमने क्या देखा था कि ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये रहा हमारा न्यूट्रॉन, ये आके टकरा गया। इसमें हमने दो सिनेरियो देखे थे, एक तो परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड दिस इज
इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। अच्छा, अब बताओ कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो था वो तो क्या था, ग्राउंड स्टेट पर था। क्या था, ग्राउंड स्टेट पर था। और अगर ग्राउंड स्टेट पर था तो मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो एटलीस्ट 10.2 की एनर्जी चाहिए होगी, कम से कम इतनी चाहिए होगी, इससे ज्यादा होगी तो चलेगी। यानी कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यहाँ पर एटलीस्ट मिनिमम 10.2 तो चाहिए, है ना। मिनिमम की बात कर रहा हूँ ना, मिनिमम लॉस तो एटलीस्ट हमने सवाल में जो बोला था वो 10.2 तो चाहिए। अच्छा बताओ यहाँ पर भी कितना चाहिए? 10.2 ही तो चाहिए। 10.2 चाहिए, ये चाहिए अपने को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये बताओ, परफेक्टली इन इलास्टिक और इन इलास्टिक में फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस किसमें ज्यादा होता है? परफेक्टली इलास्टिक। तो मैं लिखता हूं फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस इस साइड में, और यहां अगर लिखता हूं फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस इस साइड में, तो आई कैन से कि यहां पर इधर ज्यादा हो। तो अब सोचो, मैं क्या बोलता हूं कि मैं घर से मान के आता हूं कि हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ आई, और उसमें से कम 10.2 हमें यहाँ पर देना है। तो मैंने फ्रैक्शनल लॉस मान लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें तो मैंने मान लिया 0.4, है ना, ये 0.5 है ना। इनफैक्ट आप कल देख भी सकते हैं, ये आ चुका था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv0 स्क्वायर, और लॉस जो आ गया था वो आ गया था 1/4 mv0 स्क्वायर। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो लॉस है वो इनिशियल का आधा है, यानी कि आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस 0.5 है। अब यहां पर फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस ऑब्वियसली 0.5 से कम होगा। मैंने कोई रैंडम एग्जांपल ले लिया 0.4 का, मैंने कोई रैंडम एग्जांपल ले लिया 0.4 का, तो मैं देख सकता हूं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग इनिशियल मिनिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया था, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग बताइए, ये हमने निकाल लिया था। .4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ में आती है? बोलो बोलो। नहीं। हाँ है ना, कि हमारी लॉस जो है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कम से कम इतनी तो हो, तो मिनिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20.4 आ गया। अब हम फंस गए थे इसी सवाल में, यहां पर फंस गए थे कि भाई ये 20.4 से ज्यादा होगा या कम होगा। तो मैंने क्या बोलना है कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, है ना। यही मेरा पॉइंट था कल, जो शायद आपको दिक्कत हो रही थी। अब क्लियर हो गया कि देख सकते हो कि यहां पर फ्रैक्शनल लॉस है वो कम हो रहा है, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू फ्रैक्शनल लॉस, मैंने इस बार के लिए मान लिया 0.4 है, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट 10.2 होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैं देख सकता हूं कितना आ गया, 10.2 डिवाइडेड बाय 0.4, और ये आप डेफिनेटली देख सकते हैं किससे ज्यादा होगा, दिस इज ग्रेटर देन 20.4। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अरे माइक ऑन करके बोल सकते हो, नहीं। नो डाउट सर। है ना। तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी बनी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो एटलीस्ट 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज्यादा या बराबर रहनी चाहिए। और मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम अगर लिखें तो एटलीस्ट मुझे 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए, और यही सवाल में बोला गया था, पूछा गया था। बोलो, बात समझ में आती है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
सर लेकिन मिनिमम तो 10.2 रहेगी तो भी चलेगा ना? म्यू तो 10.2 रही तो मिनिमम, अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 10.2 करवा दी तो हो जाएगा क्या, यही पूछ रहे हो ना? हाँ अच्छा देखो यार, हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसमें लॉस अगर हमारा 10.2 ना हो, है ना, लॉस अगर हमारा 10.2 ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। मैक्सिमम लॉस हो सकता है इतना जब परफेक्टली इनइलास्टिक है। हाँ समझ गया सर। तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये वाली एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नहीं है। इसका मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, हाँ इसलिए ऐसा मैंने बोल दिया कि भाई 10.2 लेके आया, ये सिर्फ कहां गया, ये सिर्फ 10.2 लेकर आया और टकरा गया, तो सारी एनर्जी अपनी लॉस नहीं करवा पा रहा। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करवा पाएगा। अब मैं करता हूं, इफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज लेस देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोलिजन कैसा होगा? किस प्रकार का होगा? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। देन collision is perfectly elastic। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है, यहां से जो कुछ भी अगर लॉस होता भी है तो वो सफिशिएंट नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करवाने के लिए, तो ये बन जाएगा परफेक्टली इलास्टिक बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर लिखने दो ना पीछे का। ये वाला, ये इनफैक्ट लिखा हुआ है सब कुछ, मैंने लिख लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट यहाँ या इससे पीछे? पीछे। हाँ सर। हो गया सर हो गया। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, ये है कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, कभी सुना है आपने रिड्यूस्ड मास क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताओ? M1 M2 by M1 plus M2। तो मास ऑफ रिड्यूस्ड टू मास बॉडीज। लिखा जाता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चा, जैसे आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है ना, ग्रेविटेशन पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा पढ़ा। हाँ, ग्रेविटेशन में क्या आपने बाइनरी स्टार सिस्टम देखा है? सामान्य हुआ। आपका नहीं हुआ अभी तक? हमारा ग्रेविटेशन नहीं हुआ। अच्छा, आपका ग्रेविटेशन नहीं हुआ है, चलो ठीक है, फिर मैं उसकी बात नहीं करूंगा। कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है।
तो अब देखो हम वापस इसी पर आ जाते हैं, एटम पर आ जाते हैं। तो हमने अज्यूम क्या किया था कि बीच में तो कौन बैठा है, न्यूक्लियस बैठा है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, न्यूक्लियस में होता कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, सराउंडिंग में होता कौन है, इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, मास की अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं क्या कह सकता हूं कि मास ऑफ न्यूक्लियस क्या कंपेरेबल होगा इलेक्ट्रॉन के मास के? नहीं सर। नहीं होगा। इनफैक्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज हाई, वेरी हाई नंबर। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर अगर इस न्यूक्लियस के मास को देखा जाए ये बहुत ज्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूं, कंक्लूड कर सकता हूं कि बच्चा आपका जो मास ऑफ न्यूक्लियस है इतना ज्यादा है कि न्यूक्लियस रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इवन दो इलेक्ट्रॉन ने भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट किया होगा, ऐसे अट्रैक्शन फोर्स लगाया होगा, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन पर ऐसा अट्रैक्शन फोर्स लगाया होगा, लेकिन इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहां पर न्यूक्लियस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग कि न्यूक्लियस का मास बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो वी कैन अज्यूम कि यहां पर न्यूक्लियस जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडिंग में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है। तो यदि मैं इसी बात को बोर की मदद से समझता हूं, रिड्यूस मास की मदद से समझता हूं, तो बोर मॉडल में रिड्यूस्ड मास अगर देखें, रिड्यूस्ड मास, तो रिड्यूस्ड मास मतलब क्या बन रहा है, इफेक्टिव मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। कि भाई हमने जो अजम्पशन लिया था कि ये वाली चीज न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहे हैं जिसमें कि न्यूक्लियस स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है सिंस मास ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं रिड्यूस्ड मास में क्या कर लेता हूं, यहां पर मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैंने कॉमन लिया मास ऑफ न्यूक्लियस 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। यहां पर मास ऑफ न्यूक्लियस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां देखो क्या बना, मास ऑफ न्यूक्लियस खत्म हो गया। अब ये देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस, इसका क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। रीजन बीइंग कि हमारा ये बहुत बड़ा है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोल सकता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं। यानी कि रिड्यूस्ड मास जो बना है, यानी कि इफेक्टिव मास यहां पर जो बना हुआ है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बना हुआ है। और जो हमने अपोज किया था वो बिल्कुल सही है। जो हमने सपोज किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, वो रिड्यूस मास से भी पता लग गया। क्यों? क्योंकि मास जो ये रिड्यूस मास बना है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया है, जो हमने यहां अज्यूम किया था। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम अगर बन जाता तो कुछ और यहां पर कंक्लूजन निकलता। तो इसको एक और तरीके से सोचते हैं, यदि मैं लेता हूं पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सर वो पीछे की स्क्रीन एक बार दिखाना। एक मिनट, ये जब तक नहीं समझोगे पीछे समझ नहीं पाओगे। पॉजिट्रॉन क्या होता है, कोई बता पाएगा? सर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे पॉजिट्रॉन जो जीरो है, चार्ज और +1 बिल्कुल, मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन देखें तो चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन
तो ये अपने पास बन जाता है, ये प्लस ई बन जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का माइनस ई होता है, इसका प्लस ई होता है। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर एक मान लेते हैं पॉजिट्रॉन था और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन था, है ना, ये पॉजिट्रॉन है, पी मतलब प्रोटॉन मत ले लेना, दिस इज पॉजिट्रॉन। तो अब यहां पर देखो इनका जो सिस्टम बनेगा, ये क्या बोल रहा है कि हमने देखा कि भाई ये रिवॉल्व करते हुए पाए गए, ये क्या करते हुए पाए गए, रिवॉल्व करते हुए पाए गए। तो मैंने देखा पॉजिट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, तो पॉजिट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, और ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पाया जाएगा रिवॉल्विंग अबाउट, क्या कोई बता सकता है कहां पर घूम रहा होगा, किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा होगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो आप यहां देख सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी घूम रहा होगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी घूम रहा होगा। तो हमने जो कोई भी बोर मॉडल में फॉर्मूले डिराइव करे हैं उसमें हमने ये अजम्पशन लेते हुए किया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो रुका हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है वो तो रुका हुआ है और इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आप यहां देख सकते हैं जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज भी रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है, और किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ये कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो इस बात को कंसीडर करने के लिए, इस बात को भी फॉर्मूले में यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिड्यूस्ड मास को यूज करेंगे, इफेक्टिव मास को यूज करेंगे। यहां पर रिड्यूस्ड मास यूज किया जाएगा, फॉर रिड्यूस्ड मास यूज किया जाएगा ताकि हमने जो बोर में चीजें गलत करी थी उसको हम ठीक कर पाए। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ पॉजिट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही। तो ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आ चुका है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2, यानी कि इफेक्टिव मास जो यहां पर बन चुका है, इफेक्टिव मास जो बन चुका है, तो ये इफेक्टिव मास में, इफेक्टिव मास बोल तो रहा हूं लेकिन किस चीज का इफेक्टिव मास है, मतलब क्या है ये, एनीवन? सर वो हम पूरे सिस्टम को एज्यूम कर सकते हैं कि उसका मास m/2 है और वो पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। हाँ, देखो क्या था कि जब हमने बोर मॉडल डिराइव किया था उसमें हमने माना था कि न्यूक्लियस स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अभी हमने देखा कि ऐसा हमेशा सही नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज भी रिवॉल्व कर सकता है। तो हमने जो अजम्पशन देखा था उसमें करेक्शन करने के लिए हमें इफेक्टिव मास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करेक्शन मतलब उसमें ठीक करने के लिए, कि हमने ये अज्यूम किया था ना कि न्यूक्लियस रुका हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रुका हुआ है, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, इसीलिए उस चीज में हमें उस फॉर्मूले में, बोर वाले फॉर्मूले में करेक्शन करने के लिए रिड्यूस्ड मास या इफेक्टिव मास निकालना पड़ेगा। अच्छा बताइए, जब बोर फॉर्मूले में, बोर के फॉर्मूले में जो हम m लिखते हैं, इसे रेडियस लिखा गया, कितना लिखा जाता है, n² h² अपॉन 4π² z m e², ऐसा कुछ होता है, यही होता है, हाँ, n² h² अपॉन 4π² m k z e², ये होता है, किसमें, है ना, ये होता है r का फॉर्मूला, r रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट का फॉर्मूला। तो उसमें जो m लिखा जाता है, सभी फॉर्मूले में जो m लिखा जाता है वो m है क्या, किस चीज का m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ न्यूक्लियस? मास ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। आप इलेक्ट्रॉन, पीछे पूरा चीज देखिए, उसमें हमने जो फोर्स इक्वेशन लिखी थी क्या, कि Q1 Q2 by r² इज इक्वल टू mv² by r, और वो m किसका था, जो घूम रहा है, और कौन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जहां पर भी वो मास लिखा था ना, उस मास में हमें चेंज करना होगा, करेक्शन करना होगा, और उसकी जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इफेक्टिव मास यूज करना पड़ेगा।
बात समझ में आई? तो अब पीछे वाले पेज पर जाते हैं। तो पिछले पेज पर हमने देखा था कि न्यूक्लियस जो है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारे, अगर इस फंडे को भी समझा जाए कि मान लेते हैं कि सर आपको कैसे पता न्यूक्लियस रुका हुआ है ना, कि यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज घूमता हुआ दिख रहा था, रोटेट करता हुआ दिख रहा था, सर आपको कैसे पता कि न्यूक्लियस रुका हुआ है? तो एक काम करते हैं, रिड्यूस मास का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें हमने देखा कि रिड्यूस मास जो बन चुका है वो me आ चुका है, यानी कि बिल्कुल वही बना है जो हमने ये अज्यूम करते हुए बनाया था, जो कि न्यूक्लियस रेस्ट पर है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने बोर का फॉर्मूला डिराइव किया है और यहाँ रिड्यूस मास लगाने के बाद में जो फॉर्मूला आने वाला है वो सेम ही आने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी। तो अब जो है इसको जल्दी से नोट कर लो और आगे अपन बढ़ते हैं। रिड्यूस मास नहीं लिया तो कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ जी, कुछ कहेंगे? रिड्यूस मास नहीं लिया तो रिड्यूस मास में नहीं लिया तो थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा बच्चा आपको। सर रिड्यूस मास नहीं लिया तो रिड्यूस मास नहीं लिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। चलो यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस वाले में गड़बड़ हो जाएगी। आपने अगर वो एनर्जी के फॉर्मूले लिखे या आपने रेडियस का फॉर्मूला लिखा तो यहाँ गलत आ जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला डिराइव हो रखा है ये अज्यूम करते हुए कि पॉजिटिव चार्ज स्टेशनरी है, जो कि यहाँ सही नहीं बना हुआ। हाँ। सर वो रिड्यूस मास इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब क्या है? रिड्यूस्ड मास इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, इसका मतलब देख 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 वहां पर जब हमने फॉर्मूला लिखा था Q1 Q2 by R square is equals to mv square by R, तो वो R लिखा था, वो क्या लिखा था? वो हमने लिखा था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी लिखी थी, ठीक है, और उसी को रेडियस मान लिया था। अब मैं इसमें देखता हूं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इनके बीच की दूरी तो इतनी है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या उसकी रेडियस L के बराबर है? क्या उसकी रेडियस L के बराबर है? क्या नहीं है, वो कुछ और है। तो मुझे ये पता कैसे लगेगा कि वो कुछ और है? वो हम रेडियस के फॉर्मूले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह जब रिड्यूस मास लगाएंगे तब ऑटोमेटिकली अपना रेडियस का फॉर्मूला इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएगा, जो कि हमारा यहां पर कंक्लूजन आना चाहिए था। फिर से बोलूं, यहां पर ऐसा है कि जो हमने फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था? Q1 Q2 by R square is equals to mv square by R। यहां पर R यूज क्या किया था? रेडियस आपको बोलो क्या यूज किया था? R था क्या? रेडियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी, या मैं दूसरा बोलूं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी। अच्छा, अब मैं देखता हूं यहां पर पॉजिट्रॉन में, तो ये जो दूरी है वो L ले ली, क्या यही रेडियस होगी इलेक्ट्रॉन की? क्या यही रेडियस होगी इलेक्ट्रॉन की? नहीं। हाँ या ना? नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन तो कुछ इस प्रकार से घूम रहा होगा, तो ये L जो है वो रेडियस तो नहीं है। रेडियस तो क्या है? ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, वो R है। हाँ सर। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो हमने वहां अजम्पशन किया था कि न्यूक्लियस रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से रेडियस भी चेंज होगा, और उसी की वजह से हमारे पास बाकी सभी जो भी फॉर्मूलेज हैं वो चेंज होंगे। और उस चेंज को कंसिडर करने के लिए हम फॉर्मूले में क्या परिवर्तन करें? वो हम कर लेते हैं मास की जगह रिड्यूस मास यूज कर लेते हैं, इफेक्टिव मास यूज कर लेते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर? ठीक है, तो जल्दी से अब नोट कर लो, ये वाला कर लिया? ये नहीं सर। हाँ, करो 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 करो।
जिसने भी नहीं किया करो। हो गया सर। हो गया ये भी पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नहीं नहीं लिख लो, इसको ड्रॉ। ठीक है, आगे बढ़े। 1 मिनट सर। हो गया सर, होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं म्यूऑन सर एक बार पीछे चलो ना। सिस्टम। हाँ, ये लो। सर पर पॉजिट्रॉन हो गया इलेक्ट्रॉन सर। सिस्टम मतलब होती कहाँ पे है सर? नहीं, ऐसे अगर होगी तो उसमें जैसे मान लो हमारा बोर मॉडल क्या था, बोर मॉडल था सिंगली इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए सारे रिजल्ट हमें दिखाता है। हाँ। तो यदि हमारा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन यदि हो रहा है और बोर मॉडल को अप्लाई करना है तो हम इफेक्टिव मास को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन तो हो ही सकता है। ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं म्यूऑन एंड प्रोटॉन की। तो म्यूऑन के बारे में मैं आपको बता दूं, म्यूऑन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ म्यूऑन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज of electron, and that is obviously minus E, and mass of muon is equals to, mass of muon equals to 207 times mass of electron। ठीक है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं आपको मास ऑफ प्रोटॉन भी अगर बताऊं तो वो हम लिख सकते हैं 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन को 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जा सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक सिस्टम बना हुआ है म्यूऑन और प्रोटॉन का, और हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर रिड्यूस्ड मास जो बना है वो कितना होगा। रिड्यूस्ड मास आप बताएं कितना होगा।
ये हो जाएगा m1 m2 इंटू m1 प्लस m2 यानी कि 207 टाइम्स me इंटू 1836 टाइम्स me अपॉन 207 टाइम्स me प्लस 1836 टाइम्स me, क्योंकि बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन यूज करना था ना, तो उसकी जगह मैंने ये यूज कर लेना है। क्यों? क्योंकि me कट जाएगा, आसान हो जाएगा अपना। तो यहां से अप्रोक्सीमेटली जो ये बनेगा ये आता है अराउंड 186 me बन जाता है। ये बन जाता है अराउंड 186 me। अच्छा ये बताइए, क्या ये जो सिस्टम है इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज भी रिवॉल्व करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। हाउ डू वी डिसाइड कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है या नहीं कर रहा? रेडियस मास में पॉजिटिव चार्ज है। मैं बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि इफेक्टिव मास ऑफ नेगेटिव चार्ज जो कि जनरली इलेक्ट्रॉन होता है, इस केस में कुछ और हो गया। इफ रिड्यूस्ड मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, यदि मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर आ जाए, जैसा कि कहां हुआ था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के केस में हुआ था कि रिड्यूस मास ऑफ नेगेटिव चार्ज जो बना था, रिड्यूस मास जो बना था वो मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के जब बराबर बन चुका है, तब जाके आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस स्टेशनरी हमने ले लिया था। तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना था? मास ऑफ नेगेटिव चार्ज था 207 टाइम्स me। रिड्यूस्ड मास कितना आ गया? 186 me। क्या ये दोनों चीज सेम है? नहीं है। यानी कि आप देख सकते हैं ये सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तो रिवॉल्व कर ही रहा है, साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज भी रिवॉल्व कर रहा होगा। क्लियर क्लियर क्लियर? अरे यार, हाँ बोल दो, ना बोल दो, कुछ तो बोलो। नहीं सर, नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर। इसमें देखो रिड्यूस मास कितना आ गया? me के बराबर आ गया। हाँ ठीक है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 1. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me ही था। तो रिड्यूस मास और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मास ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बराबर आए या नहीं आए? अच्छा, ये सिचुएशन कब थी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की? जब स्टेशनरी था तो न्यूक्लियस स्टेशनरी हो गया, यानी कि रिड्यूस मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर जब आ गया, तो जो पॉजिटिव चार्ज है रुकेगा या चलेगा? रुकेगा। रुकेगा। इतना समझ में आ गया चकाचक? हाँ सर। अब आगे आते हैं। इसमें देखो रिड्यूस मास कितना आ गया? me। और मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना था? वो था me। तो इफेक्टिव मास की बात करें या रिड्यूस मास की बात करें, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है? नहीं है। अरे तो me/2 नहीं है, me है यार, क्या कर रहे हो? बराबर ऑब्वियसली नहीं है। नहीं है ना। हाँ, तो अगर ये बराबर नहीं है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चलेगा या रुकेगा? चलेगा। चलेगा सर। चलेगा। अच्छा, अब यहाँ आते हैं। मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है? me। 207 me। गधे, सामने ही लिखा है यार। हाँ सर। और रिड्यूस मास हमारा कितना आ गया? 186 me। 186 me। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं सर। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं, चलेगा। चलेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं जब रिड्यूस मास ऑफ नेगेटिव चार्ज मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अगर रिड्यूस मास ऑफ नेगेटिव चार्ज
और मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर नहीं है तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। मूव करेगा। इसको एक और चीज से समझ सकते हैं कि यहां पर न्यूक्लियस बहुत बहुत ज्यादा भारी था एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उसे स्टेशनरी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सिनेरियो में किसमें, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, इन दोनों का मास क्या है? कंपेरेबल है, इनफैक्ट इक्वल है। और इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि भाई जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा प्रोटॉन को भी उसी प्रकार से चलना पड़ेगा। प्रोटॉन अब रुक नहीं सकता, मतलब सॉरी पॉजिट्रॉन इस बार रुक नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब यहां देखते हैं, मास ऑब्वियसली प्रोटॉन का ज्यादा है लेकिन इसका भी बहुत कम नहीं है, है ना? कम है लेकिन बहुत कम नहीं है। तो थोड़ा तो फर्क यहाँ पर कर ही देगा, थोड़ा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोटॉन को हिलाने का काम ये कर ही देगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो अब हम ये सब जो चीज सीखी है उसको कैसे अप्लाई करें फॉर्मूले में? तो बताइए, बोर में रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? फॉर्मूला 0.529 नहीं पूछ रहा, पूरा पूछ रहा हूँ, वो n स्क्वायर h स्क्वायर। बताओ। n square h square by 4 z square pi square m। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई k z स्क्वायर m, 4 पाई m k z स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये केले जहां से इसको बंद कर दो, है ना? ये बन गया, ये होता है रेडियस का फॉर्मूला। और ये हमारे पास बन जाता है 0.529 n स्क्वायर बाय z। ठीक है, अब ये तो बोर भाई साहब ने बताया था। अब बोर ने तो हम रिड्यूस मास को कंसिडर नहीं किया था। मान लो मैंने ले लिया रिड्यूस्ड मास मैंने ले लिया क्या? म्यू ले लिया। रिड्यूस मास मैंने क्या ले लिया? म्यू ले लिया। तो यहां पर करेक्शन इन फॉर्मूला अगर देखें, करेक्शन इन फॉर्मूला अगर करें तो रेडियस ये बना n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई k z e स्क्वायर, और साथ में म्यू करना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आती है? अरे मास की जगह म्यू यूज कर लेंगे, इफेक्टिव मास। अरे हाँ तो बोल दो। यस सर। हाँ सर। अब देखो, मुझे क्या पता है कि यहां पर मैं थोड़ा स्टाइल से ऐसे कर लेता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा। तो ये चीज जो है ये यहां पर था, ठीक है? उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? इसकी वैल्यू आ गई थी 0.529 n स्क्वायर बाय z आ गई थी। बाकी बचा क्या? me बाय म्यू बचा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा बोर वाला फॉर्मूला था उसमें बस सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। अपने को इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान पड़ जाती है ना अपनी। इसलिए हम क्या कर लेंगे, ऐसा ही कर लेंगे, और यूनिट क्या होगी? एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है? और एक और चीज समझ लो कि हमारे पास रेडियस वाले फॉर्मूले में मास कहाँ था? नीचे था, डिनोमिनेटर में था, इसमें ऊपर। और मास की जगह हमें क्या करना है? हमें करना है रिड्यूस मास पुट करना है। तो इस फॉर्मूले के अंदर में अगर आप सोचो, आपके दिमाग में सोचो, तो मास कहाँ बैठा हुआ था? नीचे बैठा हुआ था। अरे बोलो ना भाई। हाँ सर। लेकिन हमें उस मास की जगह क्या करना है? रिड्यूस मास को इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, ऊपर me से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां का जो नीचे वाला me था इसके साथ कट जाएगा। और साथ में हमारे सिस्टम का रिड्यूस मास भी तो लगाना है सिस्टम का। तो वो कहां था? यहाँ पर मास नीचे था, तो यहाँ पर म्यू हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। म्यू हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। बोलो सर, पर इससे हमें मतलब कैसे यूज होगा इसका? मतलब इसका यूज ऐसे समझ ले, मैंने पॉजिट्रॉन और अगला वैसे तो आगे
करेंगे इसको ऐसे। मैं करता हूं पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया और मैंने बोला है कि बताओ इसका फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या है। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या है? तो हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे 0.529 n square by z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रिड्यूस्ड मास। बोलो बात समझ में आई? अब सर पर हाँ सर वो 0.529 into n square by z तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था ना। ठीक है, और तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये कैसे? देखो हमारे पास में ये जो था न्यूक्लियस था, उसमें बेसिकली है क्या, ये तो अपना पॉजिटिव चार्ज है। हाँ। पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और यदि मैं इसको देखता हूं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यदि आपस में म्यूचुअली फोर्सेस की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम बोर से सीखी हुई चीजों को यहां पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें पॉजिट्रॉन में ध्यान दीजिए एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 इस्तेमाल की जाएगी। एक मिनट रुको, इसके सवाल करेंगे समझ में आएगा। आप एक बार फॉर्मूले को जो भी कन्वर्ट करना है वो कर लेते हैं पहले, ठीक है? चिंता मत करो, करेंगे अपन फॉर्मूले जो सॉल्व करेंगे ना तब समझ में आएगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। -13.6। नहीं वो नहीं, वो वाला बड़ा वाला। हाँ जी, अरे बोलो भाई। चलो यही बता दो, उसमें मास ऊपर आता है या नीचे आता है? ऊपर सर, ऊपर ऊपर आता है। और वो बनता कितना है बताओ? ये इनफैक्ट कितना होता है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 13.6 me⁻⁴ z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। और इसमें ध्यान दीजिए मास ऊपर आता है इस फॉर्मूले में। हाँ सर। तो मुझे अगर यहाँ कन्वर्ट करना है तो -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर तो मैंने कर दिया। अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? म्यू बाय एम। म्यू बाय एम ही। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मास जो था वो ऊपर था, तो मैं डिवाइडेड बाय एम ही कर दूंगा, तो वो ऊपर वाला एम ही और नीचे वाला एम ही तो कट जाएगा। लेकिन मुझे मास तो लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, म्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इफेक्टिव मास सिस्टम में सब्स्टिट्यूट हो चुका है। बोलो बात समझ में आई? अरे हाँ बोल दो भाई। सर इफेक्टिव मास कौन सा लेना? हाँ सर। हमें यार या तो अभी फॉर्मूला बताओ तब जाके मैं बताऊंगा। बताओ टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे? me⁻⁴ me⁻⁴ z स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाय 8ε0 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ε0 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नहीं होगा यार, है क्या हाँ सर। एप्सिलॉन? ठीक है, और h स्क्वायर हाँ पोटेंशियल एनर्जी का सर वो h स्क्वायर z स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर और h h पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी। नहीं सर बराबर है। सही है। अब देखो सर और आगे बाकी थोड़ा फॉर्मूला क्या सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो, और पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐड करनी पड़ेगी। देख यार, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही होती है ना, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दिया। भूल गए? हाँ सर वही। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब जब मैं इस फॉर्मूले को -13.6 लिखता हूं, तो इस फॉर्मूले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर था। इस फॉर्मूले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर था। अब हम चाहते हैं कि रिड्यूस मास को इस फॉर्मूले में पुट करें, तो m की जगह क्या यूज किया जाएगा? म्यू यूज किया जाएगा। यानी कि जब मैं -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर देखता हूं, तो इसमें ऑलरेडी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर मल्टीप्लाई हो रखा है, जो हमें नहीं चाहिए था।
तो हम डिवाइडेड बाय m कर देंगे, तो वो वहां से मास ही गायब हो गया। लेकिन मुझे पता है टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में ऊपर मास रखा जाएगा और उस मास की जगह हम क्या रखेंगे, इफेक्टिव मास म्यू रखा जाएगा, रिड्यूस मास म्यू रखा जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं, अब एक सवाल कर लेते हैं कि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सर वो लिखी नहीं सर। हाँ लिखना है, एक मिनट, लेकिन मैं सवाल समझा देता हूँ फिर वो लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें हमें देखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस फॉर इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए क्या होगा। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए जो करना है। इसके पीछे का भी है, इसके पीछे का भी है, ये तो कर लिया था ना? हाँ कर लिया, हो गया थे। हाँ सर, हाँ नोट कर लो। हो गया तो अब ये सवाल सॉल्व करो। नहीं सर पीछे लो ना। पीछे का हाँ ये बाकी टोटल एनर्जी को आपने मल्टीप्लाई नहीं किया इधर। डन, आगे बढ़े। नहीं सर एक हो गया। नेक्स्ट आप ये सवाल सॉल्व करें। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए क्या होगा। इडली खायची का? हाँ जी, तयार हो राहील. हो गया, सॉल्व कर लिया। विचारून येतो 1 मिनिट. हो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं Z क्या लिखा जाएगा। तो Z होता है हमारे पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिट्रॉन है यानी कि सिर्फ E चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज E है, यानी कि यहाँ पर Z की जो वैल्यू लिखी जानी है वो 1 लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर, Z है 1, me अपॉन म्यू। म्यू क्या लिखा जाएगा, रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास अगर लिखें तो वो कितना होगा बताओ, me/2। me/2। कैसे पता लगा, ये म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो दोनों को यूज किया तो अपने पास ये बन चुका है।
ऑलरेडी किया हुआ है अपन ने थोड़ी स्लाइड पहले ही। तो ये कितना आ गया, ये बन जाएगा ME से ME गया तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.529 इंटू n स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने पास n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बन जाएगा। अब समझ में आया कैसे यूज करना है? हाँ सर। ठीक है। इसी प्रकार से यदि किसी सवाल में हमें बोल दिया एनर्जी बताओ, तो एनर्जी में भी हम इसी प्रकार से रिडक्शन फॉर्मूला लगा के हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी बताइए, सेकंड ऑर्बिट की टोटल एनर्जी बताइए, तो हम अब निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? सर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट का क्या मतलब रहता है? हाँ दोबारा बोलो। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या? फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पहली बात तो ये देखो अपना ये पॉजिट्रॉन मान लिया, ये इलेक्ट्रॉन मान लिया। अब मैं देख रहा हूं कि ये अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में रिवॉल्विंग सिचुएशन में क्या ये एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स होंगे? होंगे। तो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स होंगे तो ये क्या करेंगे, एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। लेकिन यदि हमने देखा कि भाई ये अगर स्टेबल सिस्टम बना रहे हैं, ये अगर स्टेबल सिस्टम बना रहे हैं यानी कि इस सिस्टम की एनर्जी कम नहीं हो रही है, यानी कि इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे बोर्स पोस्टुलेट्स की मदद से। बोर्स पोस्टुलेट क्या बोलता है? वो बोलता है कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन वहां रिवॉल्व करेगा जहां पर कि उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के मल्टीपल। तो हम बोर का फंडा यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए उसके जो ऑर्बिट बन सकते हैं कितनी कितनी दूरी पर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। बोलो। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मालूम है सर, तो दूसरा कुछ सिस्टम रहे तो फिर क्या होगा? उसका निकालना पड़ेगा। उसका निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो अपना म्यूऑन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया तो उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब चाहे कोई सवाल में इमेजिनरी पार्टिकल भी बोल दिया, मैंने बोल दिया ऋषिकेश पार्टिकल जिसका मास जो है वो है अराउंड 100 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इसका अगर चार्ज देखता हूँ तो दिया रहेगा ना फिर? हाँ वो सवाल में दिया था। हाँ ठीक है। ऑब्वियसली वो सवाल में दिया होगा ना, अदरवाइज वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि यार तुम्हें म्यूऑन का पता हो या इसका पता हो, नहीं दिया होगा वो सवाल। ठीक है, तो इस तरह से हम अभी कर लेंगे। अब अपना समय होने लगा है खत्म, तो मैं थोड़ा जो कल के लिए पढ़ाने वाले हैं उस चीज को थोड़ा सा टच कर लेता हूँ, और वो है रिकॉइल ऑफ एटम। तो मैं क्या करता हूँ, ये रहा एटम में अपना ये न्यूक्लियस ले लिया और इसमें ये हमने ऑर्बिट बना लिए, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके नीचे आया, तो उसने अपनी एनर्जी कम करी या बढ़ाई? बोलो। कम करी। तो इसका मतलब यहां से एक फोटोन बाहर निकला होगा। ये फोटोन बाहर निकला तो हमने देखा कि यदि ये न्यूक्लियस ट्रांजिशन से पहले रुका हुआ था, स्टेशनरी था, है ना, ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हम क्या बोल सकते हैं? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो मैं देख सकता हूं जब यहां से फोटोन निकला तो क्या फोटोन अपने साथ में कोई मोमेंटम लेके गया क्या? हाँ सर वही होगा। बिल्कुल होता है, मोमेंटम हो जाता है। हमें पता है कि लैम्डा बराबर h/p, तो p बराबर h/लैम्डा। तो इसका मतलब फोटोन एक मोमेंटम लेके गया, लेकिन हमें पता है पूरे सिस्टम का मोमेंटम करना है 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो इसका मतलब अपना जो ये एटम है इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा, और यही कहा जाता है रिकॉइल। क्या कहा जाता है? रिकॉइल कहा जाता है। जैसे हम गन लेते हैं, गन को शूट करते हैं, तो शूट करते हैं तो कंधे पे धक्का लगता है कि बहुत तेज पीछे धक्का लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिकॉइल बोलते हैं। तो आप ऐसा समझो कि यहां से फोटोन अगर शूट हुआ
तो हमारे न्यूक्लियस को पीछे की तरफ धक्का लगा और उसी को कहा जाता है रिकॉइल ऑफ एटम। उसी को कहा जाता है रिकॉइल ऑफ एटम। तो मैं यहाँ पर जो है दो चीजें इस्तेमाल करूंगा। क्या? एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, कि इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। और सेकंड थिंग कि भाई ये सब जो एनर्जी आ रही है, रिकॉइल की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, वो दे कौन रहा था? वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जहां नीचे जब जम गया, उसकी कुछ एनर्जी फोटोन के पास चली गई और कुछ एनर्जी बोलो किसके पास चली गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन में, न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गई। इज दैट क्लियर? अरे हाँ तो बोल दो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके।